भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों बच्चों के लिए शिक्षा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना सोचने में ही कितना बड़ा काम लगता है ना? ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम पीएम श्री PMSHRI योजना की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये पहल राष्ट्रीय स्तर पर हमारे स्कूलों को कैसे बदल रही है। ये सिर्फ रंग रोगन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का ये सफर शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, एक नया शैक्षिक दृष्टिकोण। दूसरा, भारत के स्कूल मॉडल की तुलना। तीसरा, चैलेंज मोड सिलेक्शन। चौथा, पीएम श्री इन एक्शन। और अंत में इसके बजट और इसमें आने वाली रुकावटें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक नया शैक्षिक दृष्टिकोण। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। इसी के तहत पूरे भारत में 14,500 मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बयान बिल्कुल साफ कर देता है कि पीएम श्री स्कूल इसी NEP की भावना के अनुरूप काम करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है, फोकस सिर्फ रटकर परीक्षा पास करने पर नहीं है, बल्कि ऐसे युवाओं को तैयार करने पर है जो 21वीं सदी के स्किल्स के साथ पूरी तरह से रेडी हों। और एक और दिलचस्प बात, इन पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पर्यावरण के बारे में सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इको फ्रेंडली चीजें शामिल होंगी, जैसे छतों पर सोलर पैनल, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन गार्डन, प्राकृतिक खेती के तरीके, कचरा प्रबंधन और यहां तक कि क्लाइमेट चेंज पर हैकाथॉन। मतलब सस्टेनेबिलिटी और प्रैक्टिकल लर्निंग का एकदम परफेक्ट कॉम्बो। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भारत के स्कूल मॉडल की तुलना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नई योजना हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में कहाँ फिट बैठती है। चलिए, इसकी तुलना केंद्रीय विद्यालयों से करते हैं। एक तरफ हमारे जाने माने केंद्रीय विद्यालय हैं, जो मुख्य रूप से ट्रांसफर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए बने हैं और पूरे देश में एक ही तरह का सिलेबस फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम श्री स्कूल पहले से मौजूद स्कूलों को ही एक नए और इनोवेटिव NEP यानी नेप सिलेबस के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स का दायरा काफी बड़ा है। मतलब साफ है, पीएम श्री का मकसद कोई नई अलग व्यवस्था बनाना नहीं है, बल्कि जो ढांचा हमारे पास पहले से है उसी को एक शानदार क्षेत्रीय मॉडल में बदलना है। अब आते हैं भाग 3 पर, द चैलेंज मोड सिलेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि इन 14,500 स्कूलों को चुना कैसे जाता है? क्या कोई लॉटरी निकलती है? बिल्कुल नहीं। ये प्रोसेस काफी टफ और कॉम्पिटिटिव है। पहले चरण में राज्यों को केंद्र सरकार के साथ एक MOU साइन करना होता है। फिर दूसरे चरण में UDICE प्लस UDICE प्लस डेटा के बेसिस पर स्कूलों का एक प्री सिलेक्शन होता है। और फाइनली तीसरे चरण में स्कूल का फिजिकल इंस्पेक्शन होता है और स्कूलों को खुद को नॉमिनेट करना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो स्कूलों को ये फंड पाने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है। उन्हें एक तरह से कंपीट करना होता है। इस प्रोसेस में जो सबसे खास बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि हर ब्लॉक या शहरी निकाय से ज्यादा केवल 2 ही स्कूल चुने जाते हैं। जी हां, सिर्फ 2। एक प्राइमरी लेवल का और एक सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल का। ये लिमिटेड नंबर दिखाता है कि ये चैलेंज मोड वास्तव में कितना कड़ा है। हर किसी को ये टैग आसानी से नहीं मिलने वाला। चलिए, अब देखते हैं भाग 4, पीएम श्री इन एक्शन। पॉलिसी और थियरी की तो बहुत बात हो गई, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यह सब दिखता कैसा है? इसके लिए हम केरला के कोट्टायम में मौजूद रबर बोर्ड केंद्रीय विद्यालय का एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। 2025-26 के एकेडमिक ईयर में यहाँ कुछ जबरदस्त बदलाव हुए हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए मैजिक स्लेट, फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक बाकायदा टायर पार्क, 21वीं सदी के स्किल्स डेवलप करने के लिए हैकाथॉन, ऑर्गेनिक खेती के लिए एक किचन गार्डन और एक अटल टिंकरिंग लैब का सेटअप। ये सभी चीजें पीएम श्री योजना के विजन को एकदम सच साबित करती हैं। 6,88,111 रुपए। ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कोट्टायम के इस स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब लगाने पर खर्च किया गया है। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए कितनी सीरियसनेस के साथ निवेश किया जा रहा है। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट के ब्रेकडाउन पर नजर डालें तो पता चलता है कि फंड्स का इस्तेमाल कितनी अलग अलग जगहों पर हो रहा है। लैब और क्लासरूम के फर्नीचर पर करीब 14.25 लाख रुपए खर्च हुए। स्कूल के एंट्रेंस को बेहतर बनाने पर 4.5 लाख रुपए। यहां तक कि मैजिक स्लेट जैसी चीजों पर भी 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्ट किया गया है।
और जो बात मुझे सबसे अहम लगती है वो है टीचर्स की ट्रेनिंग। हर एक टीचर की ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपये का बजट रखा गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं चमक रही, बल्कि हमारे टीचर्स की स्किल्स को भी निखारा जा रहा है। अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, बजट्स एंड रोड ब्लॉक्स। अब जब बात पूरे देश के स्कूलों को अपग्रेड करने की हो रही है, तो जाहिर है इसके लिए एक बहुत बड़े बजट की जरूरत होगी। 27,360 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये इस पूरे प्रोजेक्ट की 5 साल की कुल लागत है। ये विशाल आंकड़ा हमें बताता है कि राष्ट्रीय स्तर के इस अपग्रेड का स्केल वास्तव में कितना बड़ा और इम्पैक्टफुल है। लेकिन ये सारा पैसा आएगा कहां से? इसका बंटवारा कुछ इस तरह किया गया है। सामान्य राज्यों में केंद्र सरकार 60% खर्च उठाएगी और राज्य सरकार 40%। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों में ये अनुपात 90 और 10 का है, यानी केंद्र 90% देगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां अपनी विधानसभा नहीं है, वहां का पूरा 100% खर्च सीधे केंद्र सरकार उठाएगी। भारत की भौगोलिक और प्रशासनिक विविधता को देखते हुए ये एक काफी प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है। लेकिन जैसा कि हर बड़े प्रोजेक्ट में होता है, इस योजना को लागू करने में भी कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक रुकावटें आ रही हैं। याद है ना, हमने सिलेक्शन के पहले चरण में केंद्र के साथ MOU साइन करने की बात की थी। खैर, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने इस पर साइन करने से मना कर दिया है। इसके जवाब में क्या हुआ? केंद्र सरकार ने इन राज्यों का समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA का फंड रोक दिया है। दूसरी तरफ केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने साइन तो किया है, लेकिन कुछ अपनी शर्तों के साथ। यह स्थिति साफ तौर पर केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के बीच चल रहे एक टकराव को निष्पक्ष रूप से दिखाती है। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या इन 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने से कोई ऐसा रिपल इफेक्ट पैदा होगा जो हमारे देश के बाकी 10 लाख से अधिक स्कूलों के भविष्य को भी बदल सके? क्या ये एक छोटे से बदलाव से शुरू होकर एक बहुत बड़ी शैक्षिक क्रांति बन सकता है? ये एक ऐसी पहल है जो निश्चित रूप से भारत के एजुकेशन सेक्टर में एक नया बेंचमार्क सेट करने की कोशिश कर रही है। अब आगे क्या होगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।